नमस्कार, मैं आशुतोष डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल की इस कक्षा में भारत का एक परिचय। भारत का एक परिचय हमारे लिए दो कारणों से अनिवार्य है। पहली बात तो ये कि एक परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे फैक्ट इससे आते हैं। दूसरा कारण यह है क्योंकि हम भारतीय हैं, इसलिए अपने देश के बारे में जानना हमारे लिए निश्चित रूप से अनिवार्य हो जाता है। जानेंगे कैसे इसको? तो इसका जो एक सामान्य सा परिचय हम लोग लेंगे, उसमें तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत क्या है। दूसरी चीज ये आती है कि भारत की खगोलीय स्थिति क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। अब देश है तो पड़ोसी देश भी होंगे और इसकी सीमाएं भी राजनीतिक रूप से परिभाषित की गई होंगी। तो ये पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और पड़ोसी देशों के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे देश की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति क्या है और हमारा देश कितने राज्यों में विभक्त है, और इन राज्यों का परिचय से संदर्भ यहाँ पर यह है कि राज्य कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी कौन कौन सी है। और उसमें हालांकि जनसंख्या पर हम लोग बात नहीं करेंगे, जनसंख्या का एक अलग टॉपिक होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ जनघनत्व की बात जरूर करेंगे। राज्यों के क्षेत्रफल की हम बात नहीं करेंगे, उसमें रहने वाले जनजातियों की बात जरूर करेंगे। यानी कि जब राज्यों का परिचय एवं विशेषताओं की हम बात करेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि वहाँ पर उस राज्य की राजधानी कौन सी है, वहाँ रहने वाले लोगों का जो जनघनत्व है औसत रूप से वो कितना है, और उसमें रहने वाली जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे अपनी चीज़ों को। अब बात आती है कि ये जो भारत है, ये भारत क्या है। तो भारत शब्द जो है बेसिकली पौराणिक काल से ही आता है, और ऋग्वेद काल के जो 5 प्रमुख जन हुआ करते थे उसमें एक जन थे जो शक्तिशाली थे, भरत। तो भरत के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ भारत। और यह भी आता है कि यह जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग भारत कहलाया किसके नाम पर? ऋग्वैदिक काल के 5 जनों में से एक जो शक्तिशाली जन थे भरत, उनके नाम पर। दूसरा यह आता है कि एक प्रदेश के रूप में जिस भारतीय भूभाग को आज हम समझ रहे हैं, एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख किया था। तीसरी बात हम लोग ये जान लें कि लगभग 150 ईसा पूर्व की बात है जब महर्षि पतंजलि ने इसे आर्यावर्त की संज्ञा दी। आर्यों की भूमि का होने के नाते इसको आर्यावर्त कहा गया। महर्षि पतंजलि के समय की बात है। पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, और सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया था सिंधु स्थान की जगह उसको इन्होंने, पारसियों ने, हिंदू स्थान कहा। और भारत के पर्याय के रूप में जो शब्द इंडिया प्रचलित है, इसकी उत्पत्ति लगभग इंडोई से हुई है, जो यूनानी शब्द है। अब इंडोई से हुई, यूनानी शब्द है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस कहते थे और उसके पूर्व भाग को इंडिया कहते थे। यहां तक तो हमारी बात क्लियर होगी कि भारत क्या है। लेकिन वायु पुराण के अनुसार यदि देखा जाए तो दुष्यंत और शकुंतला का एक प्रसंग आता है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रसंग में यह भी आता है कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नामकरण हुआ था। तो ये हो गया बेसिकली कि भारत क्या है और इसका नामकरण कैसे हुआ। यहाँ से ये निकल करके आया, लगभग आपकी लोकेशन भी इसमें समझ में आ गई कि जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। जम्बू द्वीप को आप एशिया महाद्वीप कह सकते हैं क्योंकि ये एशिया का दक्षिणी भाग है। और दूसरी बात यह है कि यह दक्षिणी भाग होने के साथ ही साथ यह भारत है, और भारत प्राचीन काल से ही, पौराणिक काल से ही यह भारत के नाम से जाना जाता था। आगे चल करके इसको हिंदुस्तान कहा गया, उसके बाद इंडिया शब्द प्रचलन में आया। यह हुआ। भारत के बारे में हम लोग जान लिए, इसके नामकरण के बारे में हम लोग जान लिए कि यह नामकरण कैसे हुआ। तो ये देख लें कि यह है कहाँ पे विश्व में, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे है। विश्व को हम यदि देखने की कोशिश करें उसके एक मॉडल पे, ग्लोब पे, तो ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर हम ग्लोब को थोड़ा सा ध्यान से देखें, गहराई से देखें तो 10 डिग्री हमें
ऐसे मिलता है। 4 डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं। 4 डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जो कि निर्धारित डायरेक्शन है, इसको हम लोग लिख दिए अपने समझने के लिए। अब नॉर्थ में 0 डिग्री, साउथ में 0 डिग्री। 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। यानी कि इस 0 डिग्री को लिखने का या इसको इंडिकेट करने का कारण केवल यह है कि ये जो ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है, ये कहां से परिभाषित होंगे? ये 0 डिग्री से परिभाषित होंगे। तो जैसे ही हम 0 डिग्री की बात करेंगे, ये लैटिट्यूड लैंगिट्यूड में हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड क्या है, लैंगिट्यूड क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम लोग इसको समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी हमारे लिए अक्षांश देशांतर पर चर्चा करना पर्याप्त नहीं होगा या अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में इसका एक स्पेसिफिक चैप्टर होगा जिसमें कि पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इतना जान लें अपने समझने के लिए कि ये जो 0 डिग्री है, ये लैंगिट्यूड यानी देशांतर इसको कहते हैं। और ईस्ट टू वेस्ट जो ये पैरेलल लाइन गई है सर्किल पूरे ग्लोब पर, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर के ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो ये नॉर्थ का एरिया होता है, इक्वेटर के जब नीचे आते हैं तो साउथ का एरिया होता है। और देशांतर हमें ईस्ट और वेस्ट को परिभाषित करता है। ईस्ट के दाहिने तरफ हम चलते हैं, 0 डिग्री के दाहिने तरफ हम चलते हैं तो ईस्ट होता है, और 0 डिग्री के बाएं चलते हैं तो वेस्ट होता है। इस आधार पर यदि हम देखें, पहली चीज तो यह तय होता है, यह हमें जानकारी मिलती है कि भारत पूर्वी देशांतर में और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध कैसे क्लियर होगा? गोलार्ध को हम कैसे समझेंगे? एक नींबू ले लीजिए और नींबू को बीच से काट दीजिए। जैसे ही आप नींबू को बीच से काटेंगे, बीच से जैसे नींबू काटा जाता है, जैसे ही नींबू को बीच से काटा जाएगा, ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। उस पर एक पॉइंट बना लीजिए, 0 डिग्री खींच लीजिए, उस पर एक पॉइंट बना लीजिए कि ये हमारा देश भारत है। जैसे उसको काटेंगे, इसी शेप में यदि काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इस 0 डिग्री का या क्या महत्व है, 0 डिग्री देशांतर का या 0 डिग्री इक्वेटर का क्या महत्व है। यहाँ केवल ये हमको जानना है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ग्लोब पर। अब थोड़ा सा महाद्वीपीय स्तर पर देख लें, कॉन्टिनेंटल कंडीशन यदि हम देखना चाहेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि ये किस महाद्वीप में स्थित है। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर दें। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है। तो अब यहां पर हम बात करें कि ये हमारा जो पार्ट है, ये एशिया का पार्ट है। ये एशिया का जो पार्ट है और एशिया का दक्षिणी भाग भारत में, भारत एशिया के दक्षिणी भाग को सुशोभित करता है, विस्तीर्ण है। ये क्लियर हो गया कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली एक टॉपिक हम लोग लिखे थे खगोलीय स्थिति। तो अक्षांश और देशांतर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये खगोलीय स्थिति ही होती है। भौगोलिक स्थिति तो हम लोग चर्चा करेंगे। ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर होता है, ये कैसे निर्धारित होता है, इसको हम लोग अक्षांश देशांतर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी खगोलीय स्थिति भारत की हम लोग जान लें। तो खगोलीय स्थिति में स्थलीय सीमा की हम बात करें तो स्थलीय विस्तार भारत का कहां से कहां तक है, यह कैसे निर्धारित होगा? तो ये ऐसे निर्धारित होगा कि भारत का ये दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का, अब देखिए इसमें है क्या कि ये जो मुख्य भूमि है भारत का, इससे थोड़ा सा दूर हट करके द्वीपों का भी एरिया है और यहां इक्वेटर है। तो इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं ऐसे, तो यहां 0 डिग्री से जितनी दूरी पर भारत का यह दक्षिणी बिंदु हमें मिलता है मुख्य भूमि का, वो कौन सा है? 8.4 मीटर उत्तर। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है यह इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। और इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं, तो कितने डिग्री हम लोग जब ऊपर चढ़ते हैं, नॉर्थ में जब हम बढ़ते हैं
तो भारत की मुख्य भूमि से हमारी मुलाकात होती है तो 8 डिग्री 4 मिनट। इसका मतलब कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु होगा वो 8.4 मिनट पे 8 डिग्री 4 मिनट। और द्वीपों की यदि हम बात करें, मुख्य भूमि को छोड़ दें, द्वीपों की यदि हम बात करें तो 6 डिग्री 4-5 मिनट ये इक्वेटर से इसकी दूरी है। अब यहां से भारत का जो विस्तार है, उत्तरी बिंदु भारत का, ये कहां तक है तो 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार यहां से लेकर के यहां तक, ये विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन जैसे ही हम द्वीपों को इसमें मिलाते हैं तो ये द्वीपों की डिग्री हो जाती है 6 डिग्री 4-5 मिनट। ये इसका मुख्य भूमि का विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार। अब इसी के साथ साथ एक रेखा और हमारी निकलती है 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री किसके पैरेलल है? इक्वेटर के ही पैरेलल है। इसका भी अपना महत्व है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और 23.5 डिग्री भारत को लगभग 2 भागों में विभक्त करती है। इसका इंपैक्ट क्या है? तो इसका इंपैक्ट यह है कि ये भारत को 2 जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है। लेकिन भारत को कर्क रेखा यदि 2 जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है, हालांकि यह एक अलग डिबेट है, और यह भी कहा गया है कि भारत में लगभग विश्व की सारी जलवायु उपस्थित होती है, पाई जाती है। तो इसके पीछे जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारण होते हैं, लेकिन फिर भी 23.5 डिग्री का अपना एक अलग महत्व है। ठीक, हमें यह जानना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और 23.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। इन 2 प्रश्नों का उत्तर हमें इस स्लाइड पर ढूंढना है। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और द्वीपों को यदि इसमें मिला दें तो 6 डिग्री 4-5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। 23.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? सिंपल ट्रिक आप लोग याद कर लें, GRMCJPTM। ये क्या है? ये कौन सी बला है? तो जी से गुजरात, गुजरात के बाद ये एरिया हमारा राजस्थान का जहां से गुजर रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से ये गुजरती है। 2 प्रश्नों का उत्तर हमें यहां से मिला कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। अब जब कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है तो एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि कर्क रेखा के समीप कौन कौन से शहर हैं, उनको आप स्पष्ट करिए या बताइए, या इस तरीके शहरों के नाम दे दिया, उनकी अक्षांशीय स्थिति के बारे में पूछ दिया, या ये पूछ दिया ये शहर कहाँ है, इतने डिग्री अक्षांश पर स्थित ये शहर कहाँ है। ठीक, तो कर्क रेखा के पहला फैक्ट तो यह है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी जो शहर है वो रांची है, झारखंड का। लेकिन कर्क रेखा के समीप और कौन कौन से शहर हैं? तो गांधीनगर, डिस्टेंस कितना है? 23 डिग्री 13 मिनट गुजरात में, जोधपुर राजस्थान में 26 डिग्री 29 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट मध्य प्रदेश में, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट मध्य प्रदेश, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट मध्य प्रदेश, रायपुर 21 डिग्री 6 मिनट छत्तीसगढ़, रांची 23 डिग्री 11 मिनट झारखंड, कोलकाता 22 डिग्री 33 मिनट पश्चिम बंगाल, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट त्रिपुरा और आइजोल 23 डिग्री 36 मिनट मिजोरम। ये हमारे कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देशांतरीय विस्तार की बात कर लें। अभी हम लोगों ने ये देखा कि इक्वेटर से नॉर्थ में हम चलते हैं तो कहां से शुरू होता है और कहां तक भारत का ये अक्षांशीय विस्तार है, तो लगभग 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है हमारे देश का। लेकिन अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है।
इस पर हम लोग बात कर लें। अब देशांतरीय विस्तार के लिए वही मानक आ जाएगा पूर्व पश्चिम वाला, यानी कि 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री एक लाइन है देशांतर लॉन्गिट्यूड, यहाँ से भारत की दूरी कितनी है। इसका मतलब कि यहाँ से जब हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही 0 डिग्री से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो भारत का कौन सा बिंदु पहले आएगा, तो भारत का पश्चिमी बिंदु पहले आएगा। यहां से 0 डिग्री से हम इधर बढ़ रहे हैं पूरब की तरफ, तो भारत का कौन सा बिंदु पहले आएगा, पश्चिमी बिंदु पहले आएगा। तो भारत का ये पश्चिमी बिंदु यानी देशांतरीय विस्तार कहां से लेकर के कहां तक है, इसके बारे में हम लोग जान। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब इस तरह से हम देखें तो देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री का आता है और अक्षांशीय विस्तार भी हमारा 30 डिग्री का आता है। इस तरह से यदि बात की जाए तो भारत का जो आकार है, भारत का जो शेप है, वो शेप लगभग चतुष्कोणीय आता है। अब इसमें हम लोग एक बात कर लें, जैसे इक्वेटर से हम लोग डिसाइड किए थे, इक्वेटर से जब हम लोग आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसी तरह से भारत का देशांतरीय विस्तार इतना है तो एक समस्या होती होगी, हम लोग अभी मानक समय रेखा पर बात करेंगे। वो समस्या ये होती होगी, चूंकि सूर्योदय पूरब से होता है और यहाँ मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह हो गई, तो 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार लिए हुए भारत यहाँ तक सूर्य के आने में, यानी यहाँ जो सूर्योदय होगा 2 घंटे का अंतर होता है, ऐसा आप लोग भी पढ़े होंगे। 2 घंटे का अंतर यदि हम जोड़ दें तो इसमें यहाँ कितने बजे सूर्योदय होगा, 7 बजे। एक चीज, अब यदि वहाँ के हिसाब से टाइम गुजरात का भी आदमी देखे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए एक मानक रेखा बनाई गई जिसे टाइम माना गया और ये टाइम 82.5 डिग्री माना गया, यानी कि इनका जो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का जो अंतर रहा, इस अंतर का मध्याह्न निकाल लिया गया, मध्यांक निकाल लिया गया, मध्यांक आया 15 डिग्री। इस 15 डिग्री को इधर से जोड़ दिया गया 68 डिग्री 7 मिनट में। नतीजा क्या निकला कि मानक समय रेखा हमारी निर्धारित हुई 82.5 डिग्री की। हालांकि विश्व के सभी देश 7.5 के गुणांक पर, 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक पर ही अपने मानक रेखा को तय करते हैं, समय को बनाए हुए हैं। लेकिन भारत में यदि 30 डिग्री का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है तो इसमें एक ही मानक रेखा क्यों? एक नई डिबेट चल रही है, प्रश्न भी है आपके एनसीईआरटी में भी प्रश्न है, क्लास 11th की एनसीईआरटी में, और या बीच में भी एक प्रश्न आया था कि जब विश्व के सारे देश 7.5 डिग्री के मानक पर अपने टाइम जोन को बनाए हुए हैं तो हमारे यहाँ 15 डिग्री का ऐसा क्यों है? क्या भारत में 2 टाइम जोन बनाने की जरूरत है, 2 मानक समय बनाने की जरूरत है? ऐसा कुछ हुआ था। इसके पीछे तर्क यह दिया गया था, थोड़ा सा हम लोग तर्क को जान लें तो ये मानक समय समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके इतिहास को हम लोग देख लें या व्यवहारिक पक्ष को थोड़ा सा देख लिया जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ पूरब में या अरुणाचल प्रदेश में या पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं 5 बजे या 4 बजे सूर्योदय हो जाता है, सूर्य निकल आते हैं। और गुजरात में हमारा जो सूर्य है, ये इन सूर्य देव का प्राकट्य होता है 2 घंटे बाद, 2 घंटे का अंतर है। यानी कि जब तक 10 बजे की ऑफिस है और टाइम तो एक ही मिलाया जा रहा है क्योंकि 82.5 डिग्री ही मानक है। 82.5 डिग्री से यदि 10 यहाँ बज रहा है तो 10 यहाँ भी बजेगा। स्थानीय समय का कोई मतलब नहीं है। स्थानीय समय अपने हिसाब से काम कर रहा है, मानक समय हमारा अपने हिसाब से काम कर रहा है। ऑफिस यदि 10 बजे की है तो पूरे भारत में ऑफिस 10 बजे की है। क्योंकि यहाँ 2 घंटा पहले सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ यदि 10 बजे का कोई आदमी ऑफिस जाएगा तो उसको महसूस होगा कि वो दोपहर में जा रहा है। क्यों ऐसा महसूस होगा? क्योंकि यहाँ 10 बजे जो सूर्य की स्थिति होगी वो सूर्य की स्थिति कदाचित पश्चिम के प्रांत में या जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं वो बढ़ती जाएगी। 10 बजे सूर्य जितना यहाँ दिखाई देंगे या जितनी सूर्य की गति हो चुकी होगी वो गति यहाँ पर 12 बजे समझ में आएगी। नतीजा क्या होगा? आदमी ऑफिस जाएगा भी थका थका,
और ऑफिस से आएगा भी थका थका। जो वर्क प्रोडक्शन है या जो कार्य की गुणवत्ता है, वर्क क्वालिटी है, वो तो प्रभावित होगी ही, व्यक्ति की कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। इसके अलावा अब यहाँ 7 बजे शाम हो रही है तो यहाँ शाम कितने बजे हो जाएगी? 2 घंटा पहले ही हो जाएगी, 5 बजे हो जाएगी। और 10 बजे से 6 बजे तक या 7 बजे तक ऑफिस है, तो सोचिए कि अनावश्यक रूप से बिजली भी वहाँ खपत हो रही है। तो कई सारे चीज़ों पर वहाँ पर असर पड़ता है टाइम जोन के अलावा। ब्रिटिश काल में हुआ यह था कि ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशर्स थे वो 3 टाइम जोन बनाए हुए थे। उस समय भारत में 3 टाइम जोन चलता था। कौन कौन सा? तो एक टाइम जोन तो मुंबई का था, दूसरा टाइम जोन कलकत्ता का था, और तीसरा टाइम जोन आसाम के चाय बागान का टाइम जोन था। हालांकि आज भी आसाम के चाय बागान का टाइम जोन आज भी चलता है, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद या मानक समय जब अपना लिया गया तो इस मानक समय के अपनाने के बाद मुंबई और कोलकाता का टाइम जोन समाप्त हो गया। तो इस तरीके की अभी डिबेट चल रही है। तो टाइम जोन का यह मतलब है। दूसरा अर्थ क्या है टाइम जोन का? कि मान लीजिए एक टाइम न हो और यहाँ से यहाँ का स्थानीय समय, मान लीजिए पटना का स्थानीय समय 10 बज रहा है, 10 बजे, और सूर्य की गति के ही हिसाब से टाइम जोन यदि नहीं बनाया गया है तो यहाँ जो 10 बजेगा इसमें कम से कम 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। टाइम जोन नहीं बनाया गया और सूर्य की गति नहीं, सुबह 6 बजे सूर्योदय होता तो हाँ ठीक है, सुबह 6 बजे सूर्योदय हो गया। पटना में क्योंकि देशांतरीय विस्तार अलग अलग है, देशांतरीय दूरी अलग अलग है, तो जब दूरी अलग होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर सूर्योदय का आभास पहले होगा और यहाँ सूर्योदय का आभास बाद में होगा। और जैसे सूर्योदय के समय में अंतर हो जाएगा तो घड़ियाँ भी अलग अलग समय बताएंगी, स्थानीय समय भी अलग अलग बताएंगे। और आपको ट्रेन पकड़ना है, आप पटना के रहने वाले हैं और आप राजस्थान गए हैं, सपोज करिए, इमेजिन करिए आप राजस्थान गए हुए हैं या आप गुजरात आए हुए हैं गांधीनगर में, और नतीजा क्या निकल रहा है कि पटना के हिसाब से आपकी घड़ी चल रही है, गांधीनगर आकर के आपने घड़ी मिलाया नहीं, और ट्रेन आपको पकड़नी है, वापस आपको पटना आना है या बिहार आना है, जहां भी आना हो। और ट्रेन का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर 12 बजे का है और आपकी घड़ी पटना वाली 12 बजा रही है। इन दोनों में 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। तो या तो आप समय से पहले पहुंच जाएंगे, पहले ही पहुंचेंगे। तो इस तरीके की जो व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं, अब रेलवे लाइन गुजरात से लेकर के यहाँ पूरब से लेकर के पश्चिम तक बनी हुई है। अब अलग अलग जगहों पर स्थानीय समय से रेलवे अपने समय को मिलाने लगे तो एक बड़ी व्यवहारिक दिक्कत आ जाएगी। इस व्यवहारिक दिक्कत से निपटने के लिए दोनों का माध्य निकाल करके 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा मान लिया गया। अब एक डिबेट या ये प्रश्न आता है कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उमय को इसको आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप इस तरीके से इनको नोट कर सकते हैं कि मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उमय को, या इस तरीके से हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हमारे मानक समय रेखा में आते हैं। अब दूसरी बात जो हम लोगों ने कर लिया था, तो इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देख लें कि जिसका देशांतरी विस्तार ज्यादा रहता है, क्या वो भी हमारे देश के ही तरह एक ही मानक समय रेखा को अपनाए हुए हैं, या देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ कई मानक समय रेखा है? तो इसमें रूस का उदाहरण यदि देखा जाए तो रूस में 11 समय कटिबंध है, यूएस में 9 समय कटिबंध है, कनाडा में 6 समय कटिबंध है। यानी कि जिसका जितना अधिक देशांतरीय विस्तार है
उतना वो मानक समय बनाया हुआ है। और उसका आधार क्या है? तो उसका आधार यह है कि 7 डिग्री 30 मिनट के यानी 7.5 डिग्री का वो गुणांक लेकर के मानक समय अपना बनाया है। अब थोड़ा सा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग बात कर लें। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत को केवल भारत कहना, एक देश के रूप में परिभाषित करना, तो यह राजनीतिक सीमा हो गई। लेकिन केसी के शब्दों को यदि हम लोग देखें, केसी ने जिस रूप से कहा तो उसने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगले 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं और क्यों हम लोग इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। केसी ने यह कहा कि भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। अब क्यों कहा, कैसे कहा, इस पर ये दूसरी डिबेट है, ये हमारे अभी आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है। लेकिन भौगोलिक स्थिति को, जैसे हम लोग पुराणों में पौराणिक काल से भारत के नामकरण को पढ़े थे, और केसी ने क्योंकि इसको केवल देश मानने की बजाय पूरा का पूरा भारतीय प्लेट माना और पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप माना। यह क्यों माना, अगला लेक्चर जब हमारा आएगा हम लोगों का भूगर्भिक संरचना वाला, तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि यह पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है और इस उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। बहरहाल अभी हम लोग ये जान लें कि पुराणों में भारत की भौगोलिक स्थिति को लेकर के क्या कहा गया। तो वायु पुराण में एक जगह यह कहा गया कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वो भारत है और यहाँ की रहने वाली संतति भारतीय है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड स्थित है, जो भूभाग स्थित है, वो भारत है और वहाँ रहने वाले सभी लोग, संतति मतलब उस भूभाग पर रहने वाले जो निवासी हैं वो संतति कहलाएंगे एक परिप्रेक्ष्य में, वो भारतीय हैं। अब थोड़ा सा जब केसी ने इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा है, केसी का ये तर्क था और बड़े मजबूती के साथ उन्होंने इसको आगे बढ़ाया भी कि नहीं, भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का अधिकार है। तो उपमहाद्वीप के स्तर पर इसकी हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो इसकी जो लोकेशन है, इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप है और इसके पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। और भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। और यह स्थित कहाँ है, हम लोग मैप में देखे थे इसके पहले ही पूरे विश्व में, तो ये एशिया का दक्षिण भाग के मध्य में स्थित है, यानी कि एशिया के दक्षिणी भाग के मध्य स्थित है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब दूसरी बात आती है कि भारतीय प्रायद्वीप का एक भाग, यानी भारतीय प्लेट जो है वो हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर हिंद महासागर में फैलती चली गई है। और इसके परिणाम स्वरूप 2 जल राशियां हुई, पश्चिम में अरबियन सी और पूर्व में बे ऑफ बंगाल। ये 2 चीजें निकल करके आई। पहली बात तो ये कि भारत को हम लोग उपमहाद्वीप के निगाह से देखेंगे तो इसके पूर्व में इंडोचीन उपमहाद्वीप है और पश्चिम में क्या है, अरब उपमहाद्वीप। और भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, यानी कि भारतीय प्लेट जो है वो हिंद महासागर में 1600 किलोमीटर अंदर तक प्रविष्ट हुई है हिंद महासागर में। परिणाम स्वरूप 2 जलीय क्षेत्र विकसित हुए, बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी। अब थोड़ा सा उपमहाद्वीप को भी हम लोग यही देख लें कि भारत उपमहाद्वीप में केवल भारत को राजनीतिक रूप से यदि आप चर्चा करेंगे तो भारत एक देश है, लेकिन जैसे ही उपमहाद्वीपों की हम बात करते हैं तो इसके उपमहाद्वीप में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा यानी म्यांमार, नेपाल और भूटान, इनको मिला करके ये उपमहाद्वीप कहलाता है। ये पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है। लेकिन यदि इसी में हम लोग यहाँ स्थित मालदीव को मिला दें और श्रीलंका को मिला दें तो इसको दक्षिण एशिया कहा जाएगा, एशिया का दक्षिणी भाग। और केवल भारत राजनीतिक रूप से, राजनीतिक मैप यदि हम भारत का देखें, पॉलिटिकल मैप भारत का हम देख रहे हैं, तो यह दक्षिण एशिया का, एशिया के दक्षिणी भाग के मध्य में से, यानी दक्षिण एशिया का केंद्र बिंदु है, मध्य भाग है।
भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा, ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के ये देश कहलाएंगे। लेकिन यदि इसमें मालदीव और श्रीलंका को मिला दें तो ये दक्षिण एशिया का देश कहलाता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में ये जान लें कि भौगोलिक स्थिति तो ठीक है, अब ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल कैसा है, इसका आकार हमें समझ में आ गया, इसकी लोकेशन समझ में आ गई। इसकी लंबाई चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है। तो उत्तरी बिंदु यदि हम देखते हैं इसका, तो यहाँ मुख्य भूमिका, यहाँ से लेकर के यहाँ दक्षिण तक यदि आप चलते हैं, उत्तर से दक्षिण की यात्रा करते हैं या दक्षिण से उत्तर की यात्रा करते हैं, तो यह कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? 3214 किलोमीटर की यात्रा उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण का एक सीधी रेखा आप खींच दें तो इसकी जो लंबाई होगी वो 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसका जो पूर्वोत्तर बिंदु है ये 2933 किलोमीटर, यानी कि भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ये इसका विस्तार है। अब देखिए इसके क्षेत्रफल की भी चर्चा कर लें तो क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर का इसका भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्रफल होता है। यह इसका विस्तार है। अब यदि उत्तर से दक्षिण की हम यात्रा करते हैं 3,214 किलोमीटर की, पूर्व से पश्चिम की यात्रा हम करते हैं 2,933 किलोमीटर की, पूरा इसका क्षेत्रफल भी हमें मालूम हो गया। लेकिन ये कहाँ से निर्धारित होगा कि यह उत्तरी बिंदु कहाँ है, दक्षिणी बिंदु कहाँ है? इसका कुछ तो नाम होगा। हम यात्रा अपनी शुरू कहाँ से करेंगे, यह कैसे निर्धारित होगा? तो जो सबसे उत्तरतम बिंदु है अब लद्दाख में है। प्रश्न आपके बदल गए। पिछले एक साल में कुछ इस तरीके के शुभ घटनाएं हुई जिसकी वजह से अभी तक जो विवादित क्षेत्र होता था अब हम उसको अपना क्षेत्र आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये, हालांकि सीमा विवाद की चर्चा इसमें हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये एरिया जो कभी जम्मू कश्मीर हुआ करता था वो लद्दाख का एरिया हो गया है। तो जैसे उत्तरतम बिंदु की बात की जाएगी तो अब वहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं होगा, लद्दाख होगा। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, ये जो आप संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग इस तरीके की संरचना कॉल के रूप में जानी जाती है। तो ये जो उत्तरतम बिंदु है ये इंदिरा कॉल है और इसकी लोकेशन कहाँ है इंदिरा कॉल की? लद्दाख में। उत्तर से दक्षिण हम कहाँ तक चलेंगे तो 3,214 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो ये केप कोमोरिन आप बोलिए या इसको कन्याकुमारी बोला जा सकता है, कन्याकुमारी। ये इंदिरा कोल से यदि कन्याकुमारी तक आते हैं तो हमारी यह दूरी है, यानी कि उत्तरतम बिंदु हमारा इंदिरा कोल है और दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, देखिए दो शब्द हैं, दक्षिणी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। जैसे ही दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो मुख्य भूमि की बात आएगी और दक्षिणतम बिंदु की हम बात करेंगे तो वो हमारे द्वीपों पर जाएगा। यानी कि ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट एक जगह है, ग्रेट निकोबार में, जहां से हम ये मापते हैं कि 6 डिग्री 4-5 मिनट का अक्षांशीय विस्तार जहां से शुरू होता है इक्वेटर से, तो वो ग्रेट निकोबार का पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट, यह दक्षिणतम बिंदु है। अब पश्चिम से पूर्व की यात्रा हम लोग कर लें तो पश्चिम में एक जगह है जिसको गौरा माता, गुहार मोती, कई नामों से अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसको गुहार मोती कहिए, गुहार माता कहिए, गुजरात में गुहार माता। और यहाँ पश्चिम से जब हम सीधे गुजरात से चलते हैं और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते हैं तो यहाँ एक गांव है किबिथु, किबिथु, यानी कि उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, पूर्वोत्तर बिंदु हमारा किबुथु
और पश्चिमोत्तर बिंदु हमारा गुहार माता। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें पड़ोसी देशों की और भारत के सीमाओं की। तो पहले हम लोग पड़ोसी देशों को देख लें। पड़ोसी देश कौन कौन है? पहले स्थलीय देशों की हम लोग बात कर लें। तो स्थलीय देशों में पाकिस्तान भुलाया नहीं जा सकता, भाई है आपका। पाकिस्तान के बाद यहां एक सीमा लगती है अफगानिस्तान की, लद्दाख में। अफगानिस्तान के बाद कभी हमारा एक पड़ोसी हुआ करता था तिब्बत। अब चूंकि चाइना उस पर कब्जा किया हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ है, हमारा पड़ोसी ही बदल दिया उसने। अब खुद वो हमारा पड़ोसी बन गया और आए दिन झगड़ा बवाल करने के चक्कर में रहता है। ठीक, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल। नेपाल के ही थोड़ा सा और पूरब में हम लोग बढ़ते हैं तो भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, ये स्थलीय देश हो गए। कितने हुए? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बर्मा 6 और बांग्लादेश 7। 7 स्थलीय सीमाएं 7 देशों से हमारे देश की लगती हैं। जलीय पड़ोसी भी हैं हमारे। कौन कौन से नजदीक के पड़ोसी हैं? श्रीलंका और मालदीव। मालदीव जो मिनिकॉय द्वीप से हमारे पड़ोस में है। ठीक, अब इसकी सीमाओं की बात कर लें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कहीं कहीं आपको किसी किताब में 15,200 किलोमीटर पढ़ने को मिलेगी, कहीं कहीं 15,106.6 किलोमीटर, ये इसकी स्थलीय सीमा मिलेगी। तटीय सीमा यदि आप परीक्षा वाणी को उठा करके देखते हैं तो परीक्षा वाणी में सबसे ऊपर लिखा होता है कि तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। लेकिन थोड़ा सा जब आगे उसी किताब को आप पढ़ते हैं तो यह देता है कि अन्य स्रोतों से 5422.6 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है। यह केवल तटों की हम बात कर रहे हैं, ये तट है। यानी कि स्थलीय सीमा, यहां इन तटों को यदि छोड़ दिया जाए, इन तटों को यहां से हम छोड़ देते हैं तो यहां से स्थलीय सीमा हमारी 15,106 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर, जो भी मान लीजिए। एक्चुअल में 15,106 या 15,107 किलोमीटर ही आपके लिए परफेक्ट होगा। थोड़ा सा आप लोग भी फैक्ट चेक कर लीजिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन स्रोत जो है वो यही बताते हैं 15,107 किलोमीटर आधिकारिक स्रोत। और तटीय सीमाओं को हम मिला दें, लेकिन इन तटों में ये द्वीप शामिल नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप और ये लक्षद्वीप समूह ये शामिल नहीं है। इन समूहों को जब हम शामिल करते हैं तो द्वीपों सहित तटों की जो सीमाएं हैं वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 22,000 के आसपास हमारे भारत की सीमाएं आती हैं, स्थलीय और जलीय मिला करके। यहां तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा पड़ोसी देशों पर भी हम लोग चर्चा कर ले। हम लोग उनकी लोकेशन देखे थे पड़ोसी देशों की। तो जो 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं जो भारत से लगते हैं, तो भारत चूंकि एक राजनीतिक इकाई के रूप में भी है, तो कहीं ना कहीं भारत के राज्य भी इससे मिलते होंगे, भारत के राज्य भी अपनी सीमाएं बनाते होंगे। आइए देखते हैं कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थल से जुड़े हैं अपने पड़ोसियों से, और कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं अपने पड़ोसियों से। पहला फैक्ट तो यह आता है कि भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। यानी 16 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। और भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र तट से लगी हुई हैं। यहाँ से लेकर के 9 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी सीमाएं समुद्र तट से लगी हुई हैं। कौन कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी या कराईकल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। लेकिन इसमें जो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? गोवा की।
सबसे छोटी तट रेखा गोवा की है। भारत के 19 राज्य, यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो भारत के 19 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलबद्ध देशों के साथ, स्थलबद्ध पड़ोसियों के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं। इनमें से 5 राज्य जो हैं कौन कौन से? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और चंडीगढ़ हैं, ये क्या करते हैं कि इनकी सीमा किसी से नहीं मिलती। ये हम लोगों के लिए जरूरी है। कौन कौन से हैं कि 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश व झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़, इनकी सीमाएं किसी भी पड़ोसी देशों के साथ नहीं लगती। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमा कितने किलोमीटर लंबी है और उस सीमा का नाम क्या है और कितने राज्यों से पड़ोसी देशों की सीमाएं हमारे स्पर्श करती हैं। आइए देख लेते हैं। तो सबसे इसको हम लोग घटते क्रम में पढ़ेंगे। बांग्लादेश हमारा जो पड़ोसी है, इसके साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा हमारी लगी हुई है 4096.7 किलोमीटर और 5 भारतीय राज्यों से संबंध है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। दूसरे नंबर पर आता है चीन, 3488 किलोमीटर की रेखा है, सीमा रेखा। रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। 5 राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश किससे लगे हुए हैं, किससे सीमा बनाते हैं? चीन के साथ। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर 1947 में रेखा खींची गई, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। 5 राज्य इससे भी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल हमारा प्यारा सा पड़ोसी, इस समय ये भी थोड़ा बहुत इधर उधर करने लगा है। इसकी सीमा है 1751 किलोमीटर की, रेड क्लिफ लाइन। 5 राज्य इससे भी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार यानी बर्मा अब म्यांमार हो गया है, 1643 किलोमीटर, इंडो बर्मा बैरियर सीमा रेखा का नाम है। 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है इसकी। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। कौन कौन राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसके बाद हमारा पड़ोसी आता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा और 1 राज्य लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ इसकी सीमा रेखा मिलती है। अब थोड़ा सा भारत के जलीय बिंदुओं की बात कर लें या उन चीजों पर हम लोग चर्चा कर लें जो कि जलीय सीमा बिंदु भी हों और पड़ोसी देशों के साथ उनका अट्रैक्शन भी हो। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सा स्थल, कौन सी खाड़ी या कौन सा चैनल या कौन सा स्ट्रेट किस किस भूखंड को अलग करता है या किन भूखंडों के बीच में कौन सा स्थलखंड स्थित है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे कि कुल तटीय लंबाई कितनी है द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर की कुल लंबाई है और जलीय सीमा मालदीव और श्रीलंका के साथ हमारी लगती है। ठीक है, इसमें यदि देखा जाए तो द्वीपों की तटीय लंबाई देख लिया जाए तो 2094 किलोमीटर द्वीपों की तटीय लंबाई है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लें कि 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच में स्थित है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच में स्थित है, यानी कि अरब सागर की बात हो रही है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार के बीच में स्थित है। अरब सागर की लोकेशन यानी कि भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में जो सागर स्थित है अरब सागर, उसकी बात हो रही है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच में, अब आ जाइए पूरब में यानी बंगाल की खाड़ी में। ग्रैंड चैनल सुमात्रा व निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कोको स्ट्रेट म्यांमार व उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। बर्मा और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको द्वीप। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है और मन्नार की खाड़ी। अब हम लोग भारत की राजनीतिक इकाई के बारे में बात करेंगे।
भारत के बारे में हम लोग चर्चा किए, भारत के भौगोलिक स्थिति की हम लोग चर्चा किए। अब राजनीतिक इकाई की हम लोग बात कर लें। राजनीतिक इकाई में देखें है क्या कि ब्रिटिश राज से आज़ादी के बाद अंग्रेज चले गए, भारत को आज़ादी मिल गई। इस आज़ादी के बाद 27 नवंबर 1947 को एक कमेटी बनी, और वो कमेटी कौन सी थी? भाषाई प्रांत आयोग। किसकी अध्यक्षता में? ए.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग का गठन हुआ 27 नवंबर 1947 को। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बना, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और इसके बाद 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में एक कमेटी और बनी। उस कमेटी का नाम था, एक आयोग था, उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या हुआ कि 30 दिसंबर 1955 को आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में। ठीक है, यानी कि अब इस अधिनियम के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ ब्रिटिश राज से आज़ादी के बाद। ये हमारी स्थिति थी। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन सबको मिला करके 6 अंचल में विभक्त किया गया है। ये 6 अंचल कौन कौन से हैं? ये 6 अंचल हैं: उत्तरी अंचल, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र। इसमें राज्य कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से राज्य शामिल हैं? राज्यों को हम देख लें तो उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी अंचल में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान है। पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र सेंट्रल जोन की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सेंट्रल जोन हो गया। दक्षिणी जोन, साउदर्न जोन की यदि हम बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप समूह किसमें आएंगे? दक्षिणी क्षेत्र में आएंगे। पूर्वोत्तर की हम लोग बात कर ले, पूर्वोत्तर भारत की सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट जोन में आते हैं। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लें कि राज्य कौन कौन से हैं, राजधानी कौन कौन सी है, उनका जनघनत्व कितना है और जनजातियां कौन कौन सी निवास करती हैं। थोड़ा सा फैक्ट के लिहाज से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसको हम लोग देखते हैं। उत्तर से हम लोग चलते हैं जम्मू और कश्मीर, राजधानी श्रीनगर, जम्मू, जनघनत्व 75। जनजातियां कौन कौन सी हैं? बकरवाल, गुज्जर, सिप्पी, चौगान और गद्दी। लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है, जहां यूटी आपको लिखा हुआ समझ में आए। जैसे ही आप बोर्ड पर यूटी पढ़ें आप समझ जाइए कि ये यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी लेह 61.6 इसका जनघनत्व है। जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो बाल्टी, चांगपा, बेदा, ब्रोकपा, ड्रोकपा और बोट। हिमाचल प्रदेश राजधानी है शिमला और धर्मशाला। ठीक है, जनजातियां कौन कौन सी है? गद्दी, गुजर, भोटिया, बेदा, लांबा, खाम्पा, डोंगा, गारा, किन्नौर, ये जनजातियां हैं हिमाचल प्रदेश की। उसके थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं पंजाब में। राजधानी है चंडीगढ़, 551 सासी। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज, राजधानी चंडीगढ़ 3258 इसका जनघनत्व है। उत्तराखंड थोड़ा सा नीचे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राजधानी देहरादून 573 इसका वो है जनघनत्व। और कौन कौन सी हैं जनजातियां? जौनकारी, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी। हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली नई दिल्ली राजधानी है 11,320 इसका जनघनत्व है। राजस्थान जयपुर 200 जनघनत्व है। कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं यहाँ पर? तो मीणा, भील, कोकना, गरसिया, खारी, पटेलिया, सहरिया ये जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ 829 जनघनत्व है। जनजातियां कौन कौन सी हैं? जौनसारी, थारू, गोंड, सहरिया, खरवार, बुक्सा और पतरी। बिहार राजधानी है पटना 1106 इसका जनघनत्व है। जनजातियां कौन कौन सी हैं? संथाल और मुंडा।
सिक्किम की हम बात करें तो राजधानी है गंगटोक, जनघनत्व 86। भोटिया या भूटिया, लिंबू, लेप्चा, तमांग जनजातियां निवास करती हैं। और अरुणाचल प्रदेश राजधानी है ईटानगर, जनघनत्व है 17 और इसमें जनजातियां निवास करती हैं अबोर, डाफला, अपातामी, खोवा, गालो, मुंबा और मिश्मी। आगे हम लोग चलते हैं, नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जनघनत्व 19 और जनजातियां हैं इसमें नागा, कोन्यक, अंगामी। मणिपुर की बात करें, राजधानी है इम्फाल, जनघनत्व 128 और इसमें जो जनजातियां हैं वो जनजातियां हैं कुकी, तंगखुल, थाडो, नागा, मैठी। मिजोरम की बात करें, आइजोल, इसकी राजधानी है, जनघनत्व है इसका 52 और मिजो, पावी, लाखर, चकमा जनजातियां हैं। त्रिपुरा की हम बात करते हैं, अगरतला राजधानी है, जनघनत्व 350 है, जनजातियां हैं इसमें रियांग, त्रिपुरी, जमतिया, चकमा। इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेघालय की बात करें, शिलांग राजधानी है, 132 जनघनत्व है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, भोई यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। असम की हम बात करें, हालांकि जनजातियों पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे मानव भूगोल में कि कौन किस प्रजाति की ये जो जनजातियां हैं, अलग अलग हमारे देश में रहने वाली जो जनजातियां वो कौन कौन सी प्रजाति के, उसके पूरे विकास की हम लोग बात करेंगे, जननांकिकी की बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल। अभी हम लोग इसी पर फोकस कर लें कि राजनीतिक इकाई के रूप में भारत के कौन कौन से राज्य हैं, वहाँ का जनघनत्व कौन सा है, राजधानी कौन सी है और जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर, बोरो, मेरी, कार्बी, राभा, कछारी, सोनवल, लुसाई ये जनजातियां हैं। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, जनघनत्व 1028, संथाल, उराव, भुमजी, मुंडा, लोधा। और झारखंड की हम बात करें, रांची 414, झारखंड की राजधानी है रांची, 414 जनघनत्व है। संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिरहोर, कोरबा, बैगा, नगेशिया, असुर ये जनजातियां हैं। ओडिशा राजधानी है भुवनेश्वर, 270 जनघनत्व है। खोंड, कोल्हा, गोंड, मुंडा, बोंडा, महाली, संथाल, मुआंग, खारिया, डोंगरिया, कोद ये जनजातियां हैं। हालांकि हम किनारे हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लीजिए, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करें, राजधानी है रायपुर, 189 यहाँ जनघनत्व है। गोंड, अररिया, मुड़िया, अबूझ, माड़िया, बैगा, कोरकू, सहरिया, परजा, प्रधान ये यहाँ की जनजातियाँ हैं छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल, 236 जनघनत्व है। भील, गोंड, अगरिया, बिजवार, प्रधान, खैरवार, कोल, कोरकू, सहरिया, ओझा, बैगा ये यहाँ की जनजातियाँ हैं। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ लें, आगे भी चीज़ों को देख लें। गुजरात, गांधीनगर राजधानी है, जनघनत्व 308। भील, बरदा, कोली, डबरा, खारी, चारण, रथवा ये जनजातियां हैं गुजरात की। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की हम बात करें, ये टेरिटरीज की, यूनियन टेरिटरीज की 975 जनघनत्व है इसका। और कोकना, वर्ली, धोड़िया, दुबला, वर्ली, घोड़िया, बैकड़ ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव की जनजातियां हैं। महाराष्ट्र, मुंबई 365। कोली, भील, डुंगरी, गरसिया, वर्ली, पोमला ये यहाँ की जनजातियां हैं। आंध्र प्रदेश, अमरावती विधायी राजधानी है इसकी, कुर्नूल, विशाखापट्टनम के रूप में भी हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की ये अलग अलग राजधानियां हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य अलग अलग जगहों से किए जाते हैं। 308 इसका भी है जनघनत्व। बंजारा, लवांडा, सुगाली, कुबी, बागता, सवारा, चेचू, बकला, संथाल, गोड़, थारू, राव, खरवार, बिरहोर, कोरबा, कोरा, कोल, हो ये जनजातियां हैं आंध्र प्रदेश की। कर्नाटक की हम लोग बात करेंगे, बंगलुरु 319 जनजातियां कौन कौन सी हैं, वाल्मीकि, नैकड़ा, धेरवा, हक्की पिक्की, इरुला, जनुकुरबा, टोडा, वर्ली ये जनजातियां हैं। गोवा की बात करें, राजधानी है पणजी, 394 जनजातियां कौन कौन सी हैं, वेलिप, गावड़ा, सिद्धि, घोड़िया, वर्ली। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे लक्षद्वीप की, कवरत्ती राजधानी है, 2194 इसका जनघनत्व है और जनजाति है वासी। केरल की हम बात करें, तिरुवनंतपुरम 860 इसका जनघनत्व है और इसमें जनजातियां हैं पनियन, मविलन, नायर, डाफर, उराली, चेचू, मोपला, सुमाली और इरुला। केरल, तमिलनाडु की हम लोग बात करें, केरल के बाद चेन्नई 555 इसका जनघनत्व है। और जनघनत्व का क्या मतलब है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों का या किसी राज्य का, इसको हम लोग ऐसे समझ लें, एक ये राज्य है, मान लीजिए ये राज्य 10 किलोमीटर है और इस राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या 1000 है।
तो ये कैसे निकलेगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? यही जनघनत्व है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो उसके किसके सापेक्ष होती है? किसी भी भूखंड के क्षेत्रफल के सापेक्ष जो जनसंख्या निवास करती है, इसी का अनुपात हम लोग निकालते हैं कि 1 किलोमीटर में क्या अनुपात है। यही जनघनत्व होता है, डेंसिटी ऐसे हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु में टोडा, इरुला, उरेली और कादर ये जनजातियां निवास करती हैं। अब हमारे पास पुदुचेरी का जो जनघनत्व है 2547 है, और जो जनजातियां निवास करती हैं इसमें इरुलर, पिल्ली, वेट्टई, करवा सहित ये जनजातियां निवास करती हैं पुदुचेरी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, 46 जनघनत्व है इसका। बहुत सारी जनजातियां यहां पर निवास करती हैं। कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं। अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, जारवा, झारना, ओंजे, शोम्पेन, येरे, केडे, कोरा और टोबू। तेलंगाना की हम लोग बात करते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, 307 जनघनत्व है इसका। और सुगाली, लंबाडी, बंजारा, चेचू, पहाड़ी, रेड्डी, कुलिया, थोटी ये यहाँ की जनजातियां हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इन चीज़ों को कंक्लूड कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ के कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत होता है। जैसे भारत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, लेकिन 16वीं वन रिपोर्ट जो आई है इसमें भारत का कुल क्षेत्रफल दर्शाया कितना गया है? 32,87,469 किलोमीटर, 69 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,200 वर्ग किलोमीटर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अपडेट जो है 16वीं वन रिपोर्ट, इसके आधार पर भारत का जो भूभाग है उसका जो क्षेत्रफल है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। कैसे हुआ? इसमें पाक और चीन के द्वारा जो अधिकृत क्षेत्र है या एलओसी जो है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया लद्दाख के यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद। क्लियर? दूसरा फैक्ट इसमें अब हम लोग देख लें थोड़ा सा, जो अभी हम लोग राजनीतिक इकाई को पढ़ रहे थे उसमें, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा लक्षद्वीप। हालांकि अब इस पर एक डिबेट हो सकती है कि जम्मू कश्मीर ही अभी है या लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। भारत, अब थोड़ा सा समुद्री रेखाओं की भी हम लोग बात कर लें तो 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र तट से लगी हुई हैं, जिनमें गुजरात की समुद्र तट की जो रेखा है वो सबसे लंबी है और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। और 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की हम लोग बात करते हैं जो स्थल रुद्ध है, इनमें से 5 राज्य कौन कौन? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे राज्य हैं, यानी कि 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसी इकाई हैं जिनकी सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। इसी के साथ आज का हम लोगों का ये क्लास समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।